हेलो एवरीवन। फ़ाइट के चार्जेस वगैरह देने के लिए डैड को ही फिर पुलिस स्टेशन आना पड़ गया था। वो तो इस पे गुस्सा करने के साथ साथ एक थप्पड़ भी दे मारते हैं कि आखिर तुमने अब की बार क्या कर दिया, हर दफ़ा कोई ना कोई गलतियां करते ही रहते हो। वो फिर उन्हें सारी बात का बता के वहाँ से जाने लगता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। भाई इसे काम डाउन करने के लिए पीछे भागती है कि प्लीज़ तुम्हारे लिए इस वक्त ड्राइव करना सही नहीं है, पर वो नहीं मानता। तो वो अब उसके साथ ही जाने लगी थी। भाई अभी तक नहीं पहुंची थी ना, तो फा को अकेले में ही फिर थोंग को सरप्राइज देना पड़ गया था। इसी बीच तो फिर यहाँ पे केक तो नीचे ही गिर जाता है, जिसकी वजह से वो ख़राब होकर ही रह गया था। सोफा अब इमोशनल के ये मुझसे क्या हो गया, ये फिर उसे तसल्ली देने लगता है। तो क्या हुआ जो केक नीचे गिर गया, उसके बगैर भी तो बर्थडे सेलिब्रेट की जा सकती है ना। सो इस तरह वो उसका मूड ठीक करने में फाइनली कामयाब हो ही जाता है। सो इस तरह यहाँ पे ये दोनों ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पैन पाई को अपनी मम्मी के घर ही लाया था। ये थोड़ी सी परेशान के मेरे साथ पैन कुछ गलत कर ही ना दे। वह इसका फिर यहाँ पे एक बहुत ही पुराना सर्वेंट मौजूद था। सो उसे देख के इसे कुछ तसल्ली हो जाती है कि चलो मैं अकेली तो नहीं हूँ ना। यहाँ पे पैन बहुत अरसे बाद ही आया था। अंकल हैरान तो होते हैं कि पहले तो पैन साहब किसी लड़की को इधर नहीं लाए, ज़रूर ये कुछ स्पेशल ही होगी। और इसका जिक्र तो वो यहाँ पे पाई के सामने भी कर ही देते हैं। घर पे डैड से जब इन्हें सारी बात का पता चलता है और ये भी कि पाई पैन के साथ गई है, तो वो परेशान कि वो उसके साथ कुछ कर ही ना दे। ऊपर से वो कॉल भी पिक नहीं कर रही थी। अब तो मज़ीद इन्हें उसकी टेंशन होने लगती है। इसलिए आज फाइनली पैन की मम्मी भी देख ही रही थी। पैन तो इधर खड़ा अपनी पास्ट की मेमोरीज में ही खो गया था कि कैसे बचपन में वो मम्मी के साथ यहाँ आके मस्ती किया करता था। स्पेशली तो तब जब उसके डैड और मम्मा में लड़ाई झगड़ा हो जाता, उसकी मम्मी फिर चोरी चोरी उसे यहीं पे ही लेके आ जाती। खैर वो सब तो बस अब यादें ही रह गई थी। भाई भी इसे देखते देखते ऊपर ही पहुंच आई थी। इसे बाबा की कॉल आती तो है, पर ये खुद ही फ़ोन बंद कर देता है कि मुझे अभी उनसे कोई भी बात नहीं करनी। बस हर वक्त गुस्सा ही करते रहते हैं। अब वॉन की वजह से ये तो खाना सही से खा ही नहीं पा रहा था। वो फिर अपना लिप ग्लॉस निकाल के इसे लगाने लगती है कि चलो इससे कुछ फ़र्क तो पड़ेगा ना। अभी उनके पास मेडिसिन तो थी ही नहीं, सो इसी से ही उन्हें गुजारा करना पड़ गया था। दोनों ही काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पे तो पाई के साथ साथ पैन की भी हार्ट बीट फास्ट ही हो गई थी। ये तो अब जल्दी से फिर पीछे हो जाती है। बातों ही बातों में जब इसकी मम्मी का जिक्र आता है, तो वो उससे यही कहने लगा था कि पहले मेरे डैड और मम्मी बहुत ही प्यार और मोहब्बत से रहा करते थे और एकदम पीसफुल लाइफ गुजर रही थी, पर तुम्हारी आंटी के बीच में आने से वो सब कुछ ख़त्म हो गया। ये सब बताते बताते यहाँ पे उसका मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। अब वो तो खाना छोड़ के ही जल्दी से इसे लेता घर ही जाने लगा था। इसे सही सलामत देख के आंटी तो फिर रिलीफ फील करती हैं। थोंग ज़रूर इससे लड़ने लगा था कि तुम आखिर इसे कहाँ पे लेके गए थे, ऊपर से हमारी कोई भी कॉल्स पिक नहीं कर रहे थे। जिसका ये कोई ख़ास तो जवाब नहीं देता, बस फिर आराम से अपने रूम में ही जाने लगा था। ये भी उन सबको तसल्ली करवाने लगी थी कि पैन मुझे जहाँ भी लेके गया था उसने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। फिलहाल के लिए उसने किसी को भी नहीं बताया था कि वो तो उसकी मम्मी के घर ही गई थी। अब बाद में वो इसे मैसेज करके यही कहने लगती है कि तुम वैसे इतने बुरे भी नहीं हो, वरना आज तुम्हारे पास बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मौजूद थी, पर तुमने मुझे कुछ कहा ही नहीं। वो भी अब उसे फिर अपना फेस मिरर में देखने को ही कहता है कि इस शक्ल के साथ मैंने करना भी क्या था। ये मैसेज पढ़ते ही वो तो अब गुस्सा ही करने लगी थी कि क्रेजी साइको कहीं का। नेक्स्ट डे फहा को इसने सारी बात का बता दिया था कि पैन की वजह से वो प्लान के अकॉर्डिंग उसके पास ना आ पाई। अब जैसे ही उसे केक के ख़राब होने का पता चलता है ना, तो उसे बहुत ही बुरा लगने लगा था कि थोंग के साथ अच्छा नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में वो फिर थोंग को ही बिलेटेड बर्थडे विश करने पहुंच आई थी। वो तो इसी पे ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वेल यहाँ पे हमें फील होता है कि जैसे वो पाई को पसंद करता है। वेल अब बात का तो बाद में ही देखा जाएगा ना। और पाई के एक फ्रेंड निकन ने भी यहीं पे ही ट्रेनिंग जॉब करना स्टार्ट कर दी थी। ये दोनों तो उसे देख के एकदम सरप्राइज रह जाती हैं कि अरे तुम यहाँ पे कैसे। पैन के साथ साथ बाबा ने इन दोनों को भी आज की मीटिंग का ही हिस्सा बना लिया था। अब सबसे ज़्यादा तो अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए उन्हें पाई का ही आइडिया पसंद आ जाता है, सो उसे ही वो आगे लेके जाने का डिसाइड कर चुके थे। या फिर पैन को चिढ़ाने लगती है कि देखा मेरा कमाल।
निकन को अपने डैड का पुलिस में होने से बड़ा ही ज़्यादा गरूर था और वो यहाँ पे किसी को लुक डाउन भी करने लगता है। और ये सब कुछ जो कि पैन देख चुका था उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो तो यहीं पे ही उसका गरूर तोड़ देता है कि तुम बाकी ट्रेनिंग वगैरह को छोड़ो, सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ। इस तरह तुम्हारी तो फिर ड्यूटी भी यूनिफॉर्म में ही हो जाएगी, बिल्कुल अपने डैड की तरह। सही कहा ना। ये सब जो कि पाई देख रही थी उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है कि वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। आंटी और पाई को देख के पैन छुप छुप के उनकी बातें सुनने लगता है कि आखिर इनके बीच कौन सी गॉसिप चल रही है। आंटी को पाई के ग्रैंडपा मीन अपने डैड की डायरी ही चाहिए थी, जो कि ऑब्वियसली सी बात है पुराने घर में मौजूद थी। तो वो यहाँ पे उसकी ड्यूटी लगा देती हैं कि तुमने मुझे वो हर हाल में ला के देनी है। साथ ही साथ दोनों ने पैन और उसके डैड के बीच की दूरियां भी ख़त्म करने का डिसाइड कर लिया था कि उसके लिए हम पैन का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। डायरी लेने जाने के लिए पैन ने भी इसके साथ ही जाने का डिसाइड कर लिया था। आखिर को उसने यहाँ पे सारी बातें सुन जो ली थी। सो बिना उससे कुछ कहे वो उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ही लेके जाने लगता है कि वैसे भी तुमने मेरा दिल जीतना तो है ही सही ना, तो उसके लिए भी तुम्हें फिर मुझे खुश करना पड़ेगा। उसे मालूम हो ही जाता है कि अच्छा इसने फिर हमारी सारी बातें चोरी चोरी सुन ली थी। ये तो इमेजिन करने लगती है कि जैसे वो इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी कि अब मैं क्या करूँ। जल्दी से उसे गाड़ी रोकने का कह के बाहर ही निकल आती है। इसी बीच इसकी जिस गाड़ी से टक्कर हो जाती है ना, एक्चुअली में वो तो एक फेमस एक्ट्रेस बनी की ही थी। उससे पहले ही थोंग की तरफ से अपनी कंपनी में ही एडवर्टाइजमेंट करने की ऑफ़र दी गई थी, पर उसने इनकार कर दिया। पर अब जब उसे पता चलता है ना कि यही हैंडसम बॉय पैन कंपनी के ही प्रेसिडेंट का बेटा है, तो अब उसने फिर अपना माइंड चेंज कर लिया था। यहाँ पे उसे ये भी फील होता है कि जैसे पैन अपने साथ मौजूद लड़की पाई को पसंद करता है। प्रोजेक्ट के बाद डैड ने तो आंटी के साथ अब कहीं घूमने जाने का ही प्लान बना लिया था कि हम सारा बोझ अपने बच्चों पे डाल के खुद वेकेशंस पे चले जाएंगे। पैन इसे इसके पुराने घर लेके आ गया था कि तुम्हें डायरी चाहिए थी ना, सो जाओ ले लो। जहाँ से फाइनली फिर इसे डायरी मिल ही जाती है। अब पैन तो इसे काफ़ी लुक डाउन भी करने लगा था कि अगर तुम ग्रैंडपा की शॉप को छोड़ के कोई और बिजनेस करती ना तो अच्छा ही था, अपने घर तो रहती कम से कम, मेरे घर में तो शिफ्ट ना होती। वो अब उसे चुप रहने को बोलती है, साथ ही साथ इमोशनल भी हो गई थी कि मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर रहने का। अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता ना तो मैं कभी भी तुम्हारे घर रहने के लिए नहीं आती। सारे रास्ते वो अब इससे बात भी नहीं करती, इवन के बस रोती ही रहती है। इसे अब यहाँ पे थोड़ा बहुत गिल्ट तो होने लगा था कि मुझे उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। घर आके ये खुद को कोसती भी है कि मुझे आखिर क्या ज़रूरत थी पैन के सामने रोने की। वो अब मुझे वीक ही समझेगा, उन्हों में से तो बड़ी गलती हो गई। आंटी को इसने डायरी वापस कर ही दी थी। बनी मैडम अगले दिन ऑफिस पहुंच आई थी। वो प्रोजेक्ट पे साइन करने को इसलिए मानी थी कि उसका हेड थोंग की जगह पे पैन को ही बनाया जाए। अब डैड को मजबूरी में ऐसा करना पड़ ही गया था। अब जाहिर है ये प्रोजेक्ट उनके लिए इम्पोर्टेंट जो था। अब उसकी बातों और अंदाज से तो साफ लग रहा था कि ये पैन को लाइक करने लगी है। पैन बेचारा हैरान और परेशान कि इसे क्या मसला है, आखिर को मेरे साथ इतनी क्यों चिपकी जा रही थी। थोंग पाई से कोई बात करने आया था, तभी ऊपर से फिर पैन आके उसे अपने साथ चलने को बोलता है। साथ ही साथ इसे ये भी कहने लगा था कि एडवर्टाइजमेंट के लिए स्क्रिप्ट तुम ही राइट करके दोगी। उस बेचारी को मजबूरी में हामी भरनी ही पड़ जाती है। रात को इसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर मैं क्या लिखूं। पैन को हेल्प करने के लिए कहती है, पर वो तो इधर साफ इनकार कर देता है कि मैं क्यों करूं, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है, ऐसा तुम खुद ही इसे कंप्लीट करो। तो हम वैसे तो इसकी मदद करना चाहता था, पर ये उसे परेशान नहीं करना चाहती थी ना, सो इनकार कर देती है कि नहीं ये मेरा काम है, सो मैं खुद ही करूँगी, मैं आपको ऐसे क्यों टेंशन दूँ। इसे सौदा देख के पैन तो फिर जल्दी से अंदर से कोई ब्लैंकेट वगैरह ही लेने के लिए जाता है कि ताकि उसके ऊपर डाल देगा। पर उसके वापस आने तक थोंग तो उससे पहले ही इसके ऊपर कुछ डाल चुका था। ये देख के यहाँ पे ये थोड़ा बहुत अपसेट हो जाता है। पैन ने इसे स्क्रिप्ट जस्ट टीज करने के लिए ही लिखने को कहा था, खुद तो किसी प्रोफेशनल से पहले ही उसने उसका इंतज़ाम कर लिया होता है। अब जब इस बात का पाई को पता चलता है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है कि तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब जाहिर है उसका इसे तंग करना तो बनता ही था ना।
अब इतने में बनी की एंट्री हो चुकी थी। वो तो बाद में पाई से पैन को इम्प्रेस करने के तरीके ही पूछने लगी थी कि मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है। ये तो अब यहाँ पे उसकी बातों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती और साथ ही साथ उसे ये भी कहने लगी थी कि देखो लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, वरना उसके और मेरे बीच तो कुछ भी नहीं है। मैं बनी कहाँ उसकी बातों पर विश्वास करने वाली थी। अब जानबूझ के ही अपने ग्लास में कुछ डाल के ना सारा ब्लेम पाई पे डालने लगती है और साथ में काफ़ी वावेला भी इसने मचा ही दिया था कि इसने जानबूझ के मुझे चिढ़ाने के लिए ही ऐसा किया होना, या तो ये अब इस सब के लिए मुझसे अपोलोजाइज़ करेगी या फिर मैंने ये शूट छोड़ के ही चले जाना है। ये कहती भी है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही खामखा में मैं तुमसे सॉरी क्यों बोलूँ। पर पैन अब इसे यही जूस पीने के साथ साथ बनी से अपोलोजाइज करने को बोलने लगा था कि वरना फिर तुम और तुम्हारी दोस्त आज से फायर हो। इस बेचारी को मजबूरी में सॉरी बोलने के साथ साथ वो भी जूस पीना ही पड़ गया था। अब इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।